हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9 का साइंस का डीए की तरफ से मिड टर्म का जो प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना, इसको समझाने जा रहा हूँ। ये इंग्लिश मीडियम में वीडियो रहेगी, हिंदी मीडियम की अलग से वीडियो बना दिया, आप उसे देख लेना। बाकी हिंदी मीडियम वाले देखना चाहे देख सकते हैं, अलग वीडियो वैसे बना रखी है। तो यहाँ पर मैं आपको आइडिया भी दूंगा आपको कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस पेपर है सेम क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे नहीं, प्रैक्टिस के तौर पर। तो आप इससे फायदा कैसे उठा सकते हैं वो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है इनमें से कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो पौधों में पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बुक में जो चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है हमें शुरू में बता रखा है पहले कि मैस्मेटिक टिश्यू है, और जो क्या करता है, ग्रोथ करता है। फिर उसके बाद बता रखा है जब मैग्नेटिक ग्रोथ करना बंद कर देता है तो फिर वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल, ठीक है, और सिंपल में कौन कौन से हैं आप ये आराम से पहले ब्रॉडली बुक को देख के पढ़ा करो, पहले डीपली नहीं पढ़ते, पहले ऊपर की देते कि क्या क्या दे रखा है। फिर ये जो सिंपल है, सिंपल में क्या क्या दे रखा है हमें, यहाँ देखो, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा दे रखा है, ठीक है। तो तीन प्रकार के सिंपल परमानेंट टिश्यू है। तो अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन ये आया कि इनमें से कौन सा सिंपल है, तो इनमें से तीनों में से कौन सा है, हमें पता है कि पैन काम है, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा, और फिर हमने पढ़ा सिंपल, फिर इसी के अंदर दूसरा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट डाल रखा तो इसका मतलब एक और भी होगा। तो ये आपका है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखो पिक्चर बनी हुई है, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। और इसकी पिक्चर, इसके नेम आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर से जब आप यूज करोगे और एक्स्ट्रा करते रहोगे ना, तो सच मानना आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छी तरीके से आप कहोगे हाँ प्रैक्टिस पेपर से सारा कुछ आया। ऐसे करनी है तैयारी, ठीक है। तो ये पैरन कायमा हो गया, क्लियर हो गया। और अब आप समझ गए जाइलम फ्लोएम के बारे में भी। अब सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फार्म एनिमल इज कॉल्ड। जब हम साइंटिफिक तरीके से एनिमल्स को मैनेज करते हैं तो वो एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। तो ये आपकी देखो बायोलॉजी का हम पढ़ रहे हैं ना सेक्शन है, तो इसी में आप आगे चैप्टर देखोगे लास्ट में, तो आप यहाँ पर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, है ना, इसी के अंदर आप एनिमल हस्बेंड्री के रिगार्डिंग भी टॉपिक पढ़ोगे, ठीक है। तो ये देखो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइवस्टॉक लिखा है ना। तो ये लाइन ही लिखी आ सकती है और आपसे हेडिंग पूछ सकता है, आपको ऐसे तैयारी करनी है। मैं इसीलिए आपको ये बुक दिखा दिखा के बता रहा हूँ। बच्चे कहते हैं क्वेश्चन कहाँ से आ गए, कैसे बन गए, अरे ऐसे बनते हैं क्वेश्चन, और ऐसे तैयारी करनी है, ऐसे आपको 100 से 100 लाने हैं, ठीक है। सुनने मेरी बात। बाकी ये जो और पॉइंट है इनको भी आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन है ना पहले उसको देखो, ताकि जो आपकी बुक में नहीं है उसे क्यों हम फालतू देखें, जो बुक में उसके आसपास की तैयारी करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अगर विच टाइप ऑफ मेरिस्टेम हेल्प इन एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स इन ग्रास। देखो मैंने आपको बताया था कि टिश्यू के अंदर आपके जो कोर्स में है वो दो प्रकार के बता रहे हैं, ग्रोथ वाला और एक जो मतलब अब ग्रोथ उसकी रुक चुकी है और वो दूसरी चीज में कन्वर्ट हो चुका है, टिश्यू की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो जो ग्रोथ वाला है वो कौन सा है, मैस्मेटिक है। तो याद करने का तरीका क्या है, मैरी फिर स्टेम है, स्टेम एटिक। तो इसके अंदर जो है आप ये देखो लिख रहे द ग्रोथ ऑफ द प्लांट अकर ओनली इन द सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिवाइडिंग द टिश्यू आल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये ग्रोथ वाला है ना, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपको तीन पार्ट बता रखे हैं, ये देखो ये तीन पार्ट बता रखे हैं। तो ये तीनों के क्या यूज होते हैं ये आपको अच्छे से यहाँ पता होना चाहिए। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बुक से सारा कुछ है, देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, सेल of the mesomatic tissues are very active. They have dense cytoplasm, thin cellulose walls and prominent nuclei. बाकी अभी जो टॉपिक के रिगार्डिंग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना ये कि इंटरनोड्स जो इलोंगेशन का काम करता है वो कौन है। तो यहाँ पर देखो इंटरकैली मेरिस्टेमेटिक सीन इन सब ऑफ द प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड्स, ठीक है ना, नोड्स। और यहाँ पर देखो लिखा नोड्स, तो वो कौन हुआ, इंटरकैली मेरिस्टेमेटिक हुआ जो ग्रोथ करने का काम करता है। तो आपको समझ में आ गया।
आपको ऐसे इसके तीनों के पार्ट पढ़ लेना है कि कौन कहाँ पाया जाता है, सब लोकेशन यहाँ सब लिखी हुई है कौन कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अब आगे सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम क्या है, तो ये भी टिश्यू में ही कवर कर रहा है। तो मैंने आपको बताया जाइलम और फ्लोएम में जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के पार्ट है, बताया था ना मैंने आपको। तो दोनों की फंक्शन क्या है, क्योंकि जो जाइलम है ना ये पानी को लेकर जाता है, और ये फ्लोएम में खाना जो है ना उसको लेकर जाता है। तो ये सिर्फ एक तरफ मूवमेंट करता है, अपवर्ड की तरफ, और जो फ्लोएम है ना वो अपवर्ड डाउनवर्ड सब जगह मूवमेंट करता है, देखिए ट्रांसफर करता है फूड को लीफ से पौधे के अलग अलग पार्ट्स के अंदर। ऐसे जाइलम जो है उसमें ट्रैकिड्स है, वेसल्स हैं, इसके अंदर के पार्ट बता रखे हैं। ठीक है, जो मिनरल्स को लेके जाते हैं, वाटर को लेके जाते हैं, लिखा नहीं लिखा। तो ऐसे बुक से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी आपको ये जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं ये भी करने होते हैं। ठीक है, जब अपने बुक से करो ना फिर उसके बाद ये करने होते हैं, देखना होता है कि भाई मुझे कितनी नॉलेज है, मैंने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा। देखो ये क्वेश्चन हर बार रिपीटेड होता है, 10वां और 11वां, ये तो अच्छे से होना ही चाहिए, आपको पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, कर लेना इसको, और ये ऐसे बना के दे देगा, सिंपल में कौन है, कॉम्प्लेक्स में कौन है। ठीक है, आगे सुनो। तो ये आपको क्लियर होगा कि जाइलम क्या करता है, ये वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, डिफ्यूजन क्या है। देखो डिफ्यूजन ना हाई से लो की तरफ कंसंट्रेशन करता है। ये आपके जो बुक है ना सेल वाले चैप्टर में से है, मैं चैप्टर नंबर नहीं बोलूंगा कि जो नई पुरानी बुक होती है ना तो उसके वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में, तो आपको पता होना चाहिए कि देखो ट्रांसफर दो तरीके का होता है, एक होता है गैसेस का और एक होता है पानी का। ठीक है, तो गैसेस का जब हम ट्रांसफर की बात करते हैं ना तो वहां पर हम डिफ्यूजन यूज करते हैं, और जब पानी का हम ट्रांसफर की बात करते हैं तो वहां ऑस्मोसिस का यूज करते हैं। हालांकि डिफ्यूजन पानी में भी हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमेशा हाई कंसंट्रेशन की तरफ से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये लिखा ना कि जब वाटर मोलिक्यूल्स होगा ना खाली तो उसे ऑस्मोसिस कहा जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगा। ठीक है, बाकी आपको बुक से खुद ही पढ़ना है पूरा, इतनी टाइम की जो एकदम कैसे हो पाएगा, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब ये ऐसा क्यों होता है हायर से लोअर, आप खुद सोचो ना, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, एक कमरे में बहुत ज्यादा भीड़ होती जा रही है तो वहां से क्या होगा, लोग बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ऐसे अगर बाहर बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है और कमरे में अगर गर्म हवा है तो ठंडी हवा अंदर आने लगेगी। तो ये नेचुरल है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता ही होता है। ठीक है, अगर हो सके तो आप इसके अंदर ये भी पढ़ लेना, ये हाइपरटोनिक क्या होता है, इसके ना आइसोटोनिक क्या होता है और हाइपरटोनिक क्या होता है। तो मैंने एक सपोर्टिव मटेरियल के एमसीक्यू में भी बहुत अच्छे से समझाया, वो वीडियो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड करी है, अगर आपको मिल जाए तो देख लेना, नहीं तो आप एएससी स्टार्टर साइंस लिखो, पुरानी वीडियोस देख लेना, फायदा मिलेगा। ठीक है, अब आगे सुनो, नेक्स्ट है, ये कह रहा है कॉम्पोजिट फिश कल्चर क्या होता है। इसमें ये होता है कि ना एक से ज्यादा प्रकार की मछलियों को जो है ना पाला जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी है। ठीक है, ये तो सिंपल है, बाकी आप निकाल सकते हो जो लास्ट चैप्टर आपका उसमें। ये कह रहे मैन्योर जो है वो अच्छा क्यों है फर्टिलाइजर से। देखो मैन्योर आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक है, फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक है, क्योंकि डिफरेंस के रूप में भी तो आ सकता है। मैन्योर जो है वो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती, फर्टिलाइजर एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। आपको बेस्ट बताना, देखो ये कह रहे ये सब जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसमें रिच होते हैं। देखो मैन्योर में सारे न्यूट्रिएंट नहीं पाए जाते, अगर मैन्योर में सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते तो फिर हम फर्टिलाइजर का यूज ही क्यों करते हैं, फर्टिलाइजर में पाए जाते हैं पर ये केमिकल होते हैं ना, नुकसान करते हैं। तो इससे मतलब मैन्योर क्यों अच्छी है, तो मैन्योर इसलिए अच्छी क्योंकि वो मिट्टी की ताकत को बना के रखते हैं, पानी को रोकने की क्षमता उसके अंदर होती है। अब 8th क्वेश्चन पर आ रही है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। तो आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले पता लगाना होता है ट्रू है फॉल्स है। ठीक है, तो ये देखो ये कह रहा है सेल वॉल जो है ना वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेल वॉल होती है ना वो केवल प्लांट्स में पाई जाती है। ठीक है, और एनिमल्स में नहीं पाए जाते। तो प्लांट सेल के पास एडिशनल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और सेल होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो पौधों के पास दो हो गई, कितने हो गए, दो। एक उनके पास पहले से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और ऊपर से उनके ऊपर एक और है जो सेल वाला। और ये आपको याद रखना कि जो प्लांट सेल होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज जो होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो पौधे को स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। देखो ये आ गया ना, अब ये देखो ये चीज यहाँ लिखी है, देखो सेल वॉल जो होता है वो रिजिडिटी और प्रोडक्शन देता है, सेल को देता नहीं देता, लिखा हुआ सारा, इसके स्ट्रेंथ देता है।
जैसे ना, तो इस तरीके से ये 8 सही है, ए गलत है, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? ठीक, क्लियर होना। अब ये कह रहा है कि आपको दोनों में से एक करना, ए या करो या बी करो। ये कह रहा है नेम द ऑर्गेनल कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल एंड व्हाई इज इट नेम्ड सो। आपको उस ऑर्गेनल का नाम बताना है जो सुसाइडल बैग कराता है। देखो मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है ना, अगर हम मतलब एक एक लाइन पढ़ते हैं तो बहुत टफ लगने लग जाता है, लेकिन हम ऊपर से एक बार देखेंगे ना, फिर इसके अंदर जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। ये जो सेल है ना, सेल, इसके अंदर बहुत सारे अंग है। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे अंग होते हैं ना, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, ऐसी हमारी बॉडी में जो एक सेल है उसके अंदर भी बहुत सारे अंग होते हैं। तो किसी ना किसी एक अंग के बारे में तो क्वेश्चन आने ही आना है, वैसे ज्यादा आएंगे क्योंकि मिड टर्म है। ठीक है, सेल ऑर्गेनल कौन कौन से अंग है? पहला आपका ईआर है, उसको डीपली पता होना चाहिए आपको। ठीक है, दूसरा आपका जो है यहाँ पर गोल्जी अपैरेटस है, लाइसोसोम है। तो यहाँ अंदर से क्वेश्चन दिया गया है कि किसको बोला गया है, किसको बोला गया यहाँ पर? सुसाइडल बैग। तो यहाँ पर सुसाइडल बैग जो बोला गया, आप यहाँ पर देखोगे ये लिखा, लाइसोसोम को बोला गया सुसाइडल बैग। फिर ये इसने पूछा है कि भाई चलो आपने बता दिया क्यों बोला गया, भाई क्यों बोला गया सुसाइडल बैग। ये देखो आप ये लिखोगे, ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, तो जब सेल जो होती है, ठीक है, वो जब डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम जो बस्ट हो जाता है, और एंजाइम क्या होता है, उसको फिर अपने ही सेल को खाने लग जाते हैं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग कहते हैं। तो अब यहां से यहाँ तक आंसर लिखोगे। ठीक है, सर में आगे आंसर मैंने बता दिया आपको, बुक से आपको अच्छे से बता रहा हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम आगे देखते हैं। ये कह रहा है अगर ये नहीं करना तो ये कर सकते हो। ये कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? देखो ये ना, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सेल का अंग है, तो इसको पावर हाउस सेल क्यों कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ना एटीपी के रूप में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। इसका मेन आंसर ये है कि ये द बॉडी जो है ना यूजेज एनर्जी स्टोर इन एटीपी मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। क्योंकि ये एटीपी ग्रुप एनर्जी यूज करके रखता है, मतलब बना के रखता है, स्टोर कर रखता है, और फिर बॉडी उसको आगे केमिकल बनाने में यूज कर लेती है। तो इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहा जाता है, बिजली घर। ठीक है, तो मेन आंसर मैंने आपको यहां से तो बता दिया, यहां से आपको यहां पे बताना है। ठीक है, इसको बोला जाता एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। पैसा होता है ना, करेंसी वैसे। अब एक बात और बताऊं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, अगर पूछेगा ना माइटोकॉन्ड्रिया की विशेषता पूछे तो 2-3 तो आप ये बता ही दोगे। आप ये रखना कि इसका खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है इसका। ऐसे पूछेगा कि और कौन है, कोशिका का वो कौन सा अंग है जिसका खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम है? तो देखो वैसे तो ईआर में भी होता है राइबोसोम, जिसके से वो खुरदरा बन जाता है। तो प्लास्टिड्स के अंदर भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम है। ठीक है, देखो ये जो ईआर है ना, ईआर, अगर हम इसकी बात करें ईआर की, ये एंडोलिन रेटिकुलम, पता है इसके ना दो पार्ट हो जाते हैं। एक ये रफ हो जाता है, खुरदरा खुरदरा, बहुत खुरदरा खुरदरा लगता है, और एक बहुत सॉफ्ट लगता है, स्मूथ लगता है। तो खुरदरा इसलिए हो जाता है क्योंकि उस पे ना राइबोसोम चिपक जाते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं, जिसके वजह से वो खुरदरा बन जाता है। और ये प्रोटीन का मैन्युफैक्चर का काम भी करता है, ये जो आर होता है। और ये जो एस होता है लिपिड, ठीक है, लिपिड का काम करता है, और फैट वगैरह, प्रोटीन वगैरह जो है इसका काम करता है। ठीक है, और ये इसको बाइजनेस भी आपसे पूछ सकता है। चलो अभी ये आएगा ना क्वेश्चन, तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो आपको इसका समझ में आ गया? ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। ये कह रहा व्हाट आर द फैक्टर फॉर विच क्रॉप वेराइटीज आर इम्प्रूव्ड। ये कह रहा वो फैक्टर होता है जिससे हम जो क्रॉप है ना, वेराइटी, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखो आप क्या कर सकते हो, एनवायरमेंट या टेम्परेचर या जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम क्रॉप को ग्रो करें। दूसरा डिसीज को रोक करके, ठीक है, अगर हम डिसीज वगैरह बीमारी को रोक देंगे तो हम क्रॉप जो वैरायटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये वाला ना, वैरायटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं क्रॉप की, तो ये लिखा कुछ फैक्टर हैं जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला आप बता सकते हो कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर, देखो बहुत सारे पॉइंट है, हायर यील्ड। दूसरा इम्प्रूव्ड क्वालिटी को बढ़ाकर। तीसरा बायोटिक अबायोटिक रेसिस्टेंस को रोककर, बायोटिक अबायोटिक पता ना, बायोटिक जो कीड़े मकोड़ों को मारकर, अबायोटिक टेम्परेचर वगैरह को कंट्रोल करके, ये मेच्योरिटी ड्यूरेशन को चेंज करके, वाटर एडेप्टिविटी को बनाकर, और डिजायरेबल
जो एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक लाकर। तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं, 5 नंबर में आ सकता है और या 2 नंबर में दे रखा है, तो आप कोई से भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, एक्सप्लेन इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बस मेन हेडिंग लिखो, 2-2 लाइन अपने आप से बना के लिख दो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में क्या डिफरेंट है। तो देखिए, मिक्स क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग 12 चैप्टर है। ठीक है, अगर नई बुक है आपके पास। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है आप ना एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही जमीन पर लगा देते हैं, मतलब मिक्स कर देते हैं। जैसे वीट ग्राम हो गया, वीट और मस्टर्ड हो गया, तो यहां से यहां तक आप लिख देंगे, 2 पॉइंटों में लिख देंगे। पहले मिक्स क्रॉपिंग के बारे में लिख देंगे। देखो, एक तरीका तो ये होता है ऐसा टेबल बना के कर देना। ठीक है, दूसरा होता है कि पहले मिक्स क्रॉपिंग लिखा, उसके 2 पॉइंट लिख दिए, फिर हमने इंटर क्रॉपिंग लिखा, उसके 2 पॉइंट लिख दिए। ठीक है, तो इंटर क्रॉपिंग में क्या करता है, हम एक ही जमीन पे ना पैटर्न से फसलों को उगाते हैं, मतलब 3 पार्ट कर दिए, एक जगह क्या उगा दिया, एक जगह क्या उगा दिया, एक जगह क्या उगा दिया। जबकि मिक्स क्रॉपिंग में क्या है, आपने बीज मिक्स बो दिए, एक बड़ा हो जाएगा, एक छोटा होगा, पहले उसको काट लेंगे, बाद में उसको काट लेंगे, ये होता है। तो आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे इसके। तो एक डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल, एक डेफिनेशन और एक इसका एग्जाम्पल। सोयाबीन प्लस मेज, फिंगर मिलेट प्लस काउपी, ठीक है, लोबिया और बाजरा। ठीक है, तो ये आप आराम से दे देंगे, और हो सके तो पिक्चर बना दो। और इसमें पिक्चर कैसे बनाओगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे वीट और ग्राम है, तो यहाँ लिखा वीट, ये ग्राम उग रहा है, वीट ग्राम उग रहा है, वीट वीट ग्राम उग रहा है, तो ऐसे लिख देना वीट और ग्राम है। तो पिक्चर बनाने से ना साइंस में अगर नहीं भी आ रहा, पिक्चर बना के आ गए या कोई टेबल या कोई डिजाइन बना के आ गए, तो उससे मतलब रिगार्डिंग तो मार्क्स जरूर मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि आप क्रिएटिव काम कर रहे हो ना। क्लियर हो गया? आगे सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक्सप्लेन करो व्हाई द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ। ये कह रहा है सेल को स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ क्यों कहा जाता है। देखिए, अब हम 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सारे मैंने आपको समझा दिए हैं ना। 11वें में ये बोला ना कि वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लाइफ। तो आप बता दोगे कि जितने भी लिविंग थिंग्स है ना, वो सब सेल की तो बनी है, और जो भी ग्रोथ है, जो भी रेस्पिरेशन है, वो सब लाइफ प्रोसेस जितना भी बस सेल की वजह से तो हैपन है। इसलिए उसको हम जो है ना स्ट्रक्चर एंड बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ कहते हैं। तो ये आप अपना बना बना के लिख सकते हैं, बाकी पढ़ना चाहते हो आंसर पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे कार्डिक मसल जो है उसको इनवॉलेंट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है, सुन रहे मेरी बात? आपके बोलोगे क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, और मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको बता दिया, 12वें में आप देख लो, यहाँ पर कह रहा है कि कार्डिक मसल जो है ना उसको इनवॉलेंट्री मसल क्यों कहते हैं। मैंने आपको अभी आंसर दिखा देता कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। बाकी आप साइंस में चैप्टर ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिखा भी है कि इनवॉलेंट्री मसल्स होती है कार्डिक मसल। ठीक है, और हार्ट है। ठीक है, और आपको पता चीज धक धक करने का काम करता है ना, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसे इनवॉलेंट्री कहते हैं। जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते ना, उसे इनवॉलेंट्री कहेंगे। ठीक है, देखो, वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली आई वांटेड टू से। ये जो हम ना तो उसे स्टार्ट कर सकते हैं ना उसे रोक सकते हैं, तो उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। आप ये भी बना बना के लिख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इसने कि स्टूडेंट है वो ना उसकी लात में मसल्स में चोट लग गई है खेलते हुए या खेल के दौरान, तो अब वो चल नहीं पा रहा, तो उसे चलने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर आप देखो, अगर आप अच्छे से पढ़ते तो ये लिखा है बॉडी का मूवमेंट नहीं हो पा रहा। जो बॉडी का मूवमेंट होता है ना वो स्केलेटल मसल से होता है। तो अगर उसे चलने में दिक्कत हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, हम स्केलेटल मसल बोलेंगे। और स्केलेटल मसल का एक और नाम होता है स्ट्रेटेड मसल। और एक बार एग्जाम में ऐसे आया था क्वेश्चन कि बताइए उस टिश्यू का नाम क्या है जो लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है। ठीक है, और यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट है, तो उसका आंसर क्या आएगा, ये देख लो गोल गोली, तो ये क्या आएगा, स्ट्रेटेड मसल। तो एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है रिया ने टच किया होट पेन को और अचानक हाथ पीछे कर लिया, तो अब आप बताइए वो कौन सा है। तो आपको पता है ये नर्वस सिस्टम है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर। चलो,
अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। ये कह रहा है कि द आउटर सर्फेस ऑफ ट्री बार्क, जो पेड़ है ना, पेड़ उसकी जो छाल है, उसका जो बाहर का जो हिस्सा है, जैसे पेड़ है तो इसके बाहर का हिस्सा रफ है और कहीं से क्रैक पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हम ये देखते हैं कि डेजर्ट में जो कैक्टस है ना, कैक्टस पौधा, वो पानी को बाहर नहीं निकालता। देखो ये पैसिव दे रखी है, अब इसको पढ़ के आंसर देने हैं। ये कह रहा है उस प्रोटेक्टिव टिश्यू का नाम बताओ जो बार्क में पाया जाता है। देखो अब ये तो आंसर इसमें है ही नहीं, तो आप समझ लो, ये मत सोचना पैसिव जाएगी तो आप आंसर ये लाइन उतार के आ जाओगे। इन्होंने आंसर दिया ही नहीं है, आपको खुद पता लगाना है कि पेड़ की जो छाल है उसमें कौन सा प्रोटेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है कोर्क। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आप चैप्टर वही खोलेंगे, ओपन करेंगे बुक में, तो आपको टिश्यू वाला चैप्टर है ना, उसी में से आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर आप पढ़ेंगे ना, इसमें ये वाला टॉपिक है ना, तो इससे ऊपर निकाल लो ये। ठीक है, तो अब यहाँ देखो ध्यान से, पौधा जब बड़ा होता जाता है, उम्र बढ़ती चली जाती है, तो उसके ऊपर बाहर एक प्रोटेक्टिव परत चढ़ जाती है। ठीक है, और एक तरह का कोटेक्स फॉर्म बन जाता है, लेयर बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोर्क बोलते हैं। ठीक है, और सेल ऑफ द कोर्क और डेड होती है। ठीक है, तो ये तो पता ही आपको, डेड वगैरह होती है। और यहाँ पर एक और बात है, इसमें सबरीन होता है। ठीक है, जो इसकी दीवारों पे पाया जाता है, जो उसको गैसेस और पानी को अंदर आने बाहर जाने से रोक देता है। तो यहाँ पर इसका तो आंसर आपको पता लगेगा, कोर्क है। ये कह रहा है वो केमिकल बताओ जो पानी और गैस को आने जाने से रोकता है, तो वो क्या आ गया, ठीक है, सबरीन हो गया, SUBERIN। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है, ढूंढ के अच्छे से करना है। ये कह रहा है कौन सा टिश्यू है जो पानी के लॉस को बचाता है, कैक्टस में कौन सा बचाता है, तो आप इसी में यहाँ पर देखोगे। देखो ये पौधे जो रेगिस्तान वाले इलाके में पाए जाते हैं, तो उनमें भी एक वैक्सी कोटिंग लेयर होती है, जिसे क्यूटिन कहा जाता है। देख लो, क्यूटिन नाम है इसका, आंसर क्या है, क्यूटिन। देख लो, ये दोनों में से एक करना है। ये कह रहा है ये गार्ड सेल जो होते हैं वो इंपोर्टेंट क्यों होते हैं, आप बोलोगे रक्षा करती है, अंदर या बाहर आने जाने से किसी को रोक देती है। ठीक है, ये आप ऐसी ये चीज बना के लिख सकते हो कि भाई गार्ड सेल क्या करते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करती है। ठीक है, हर किसी को अंदर आने और बाहर जाने नहीं देते। और आपको स्टोमेटा के बारे में पता होगा। ठीक है ना, पत्ती में छोटे छोटे छेद होते हैं। आगे सुनो, अब नेक्स्ट है ये 14। ये कह रहा है आपको रफ एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो देखो ये आपका जो सेल वाला चैप्टर है, और मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था, अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं, कि सेल के अंग होते हैं, जिसमें सबसे पहला ER बता रखा है। तो दोनों में डिफरेंट क्या है, आप मेन बताओगे कि रफ RER इसलिए RER है क्योंकि उसमें राइबोसोम लगे होते हैं, और SCR में राइबोसोम नहीं लगे होते हैं। ठीक है, और SCR जो है वो हेल्प करता है, ठीक है, ये रहा मैन्युफैक्चर करता है फैट मॉलिक्यूल को, ये लिपिड बनाने में। ठीक है, और जबकि RER ये नहीं करता है। ठीक है ना, इस तरीके से आप डिफरेंस बता सकते हो दोनों के अंदर। बाकी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अभी मैंने यहाँ चांस लिखे हुए हैं, पहले ये सुन लो आगे। ये कह रहा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंट बताना है, तो ये आपने बुक से भी पढ़ा होगा। ठीक है, बस दो याद कर लो कि इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम होता है, इसका साइज कर लो। ठीक है, इसमें डिफाइंड होता है, इसमें नॉट डिफाइंड होता है। न्यूक्लियर रीजन ना, इसमें अनडिफाइंड होता है या नॉट डिफाइंड लिख दो। ठीक है, इसमें एब्सेंट होता है, इसमें पेरेंट होता है, जो सेल ऑर्गेनल की जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जिसका उल्टा ही है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये एग्जाम में आ सकता है। ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल सेल में भी डिफरेंट आ सकता है। फिर कह रहे ये प्लास्टिड्स क्या होते हैं। ठीक है, और आपको प्लास्टिड्स के सारे टाइप बताना है। तो ये प्लास्टिड्स हैं, तो आपको प्लास्टिड्स के इसने क्या बोला है, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, तो बोलेंगे प्लास्टिड्स जो है वो सेल ऑर्गेनल होते हैं। क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल होते हैं, जो केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके टाइप कौन से होते हैं, तो आप ये लिख देना, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। लिखोगे प्लास्टिड्स आर सेल ऑर्गेनल्स विच आर फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल। ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है, फिर इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसके से जो भी हम फल के अलग अलग रंग देखते हैं ना, कलर देखते हैं, वो सभी होते हैं। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, जो व्हाइट कलर का कलरलेस होता है। और अगर ये क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जा रहा है, जिसकी वजह से पत्ता हरा हो जाएगा। ठीक है, तो हरा होगा, बाकी
अगर उसमें नहीं पाए जाते तो वो रंगीन हो जाएंगे, अलग अलग रंग हो जाएंगे। तुम देखोगे कि जैसे गुलाब की पत्ती पहले लाल होती है, ठीक है, उसके बाद वो हरी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। लेकिन जब उसके अंदर क्लोरोफिल आ जाता है तो वो हरे होने लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो क्या करता है, ये स्टार्च को, ऑयल को, प्रोटीन को स्टोर करता है, ठीक है। ये आपका मेन आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। फिर ये कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर किसी को अंदर आने और बाहर जाने नहीं देती, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर किसी को अंदर आने और बाहर जाने नहीं देती, ठीक है। आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ, देखिए, ये आपको याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रिवेंट करती है, यहाँ से लिखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल द सेल मेम्ब्रेन, दिस सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड ए सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब हर किसी को अंदर आने बाहर जाने देती है। यहाँ से लिख लो, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री और एग्जिट ऑफ द सम मटेरियल इन और आउटपुट, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ले लो, ठीक है। मतलब हर किसी को अंदर आने और बाहर जाने नहीं देती ना, इसलिए इसको सिलेक्टिवली कहा जाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा और ये याद होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। ये किससे बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ये अच्छे से कर लेना, एक्स्ट्रा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। तो उसके कह रहे हैं कि मेन फंक्शन क्या है वैक्यूल्स का, तो ये वैक्यूल्स होते हैं, ये भी सेल का अंग होता है वैक्यूल्स, ठीक है, ये वैक्यूल्स, ठीक है। तो इसने बोला है कि वैक्यूल करता क्या है, तो आप बोलेगे वैक्यूल जो होता है वो स्टोरेज सैक्स होते हैं, ठीक है, सोलिड लिक्विड कंटेंट को जो स्टोर करके रखते हैं। मेन आपको बताना, बस आगे लिखना चाहते तो लिख सकते हो कि भाई एनिमल्स के अंदर जो है वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं और प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं। मेन तो आपको यही बताना है इसमें, ठीक है। अमीबा भी वैक्यूल्स की मदद से अपना खाना वगैरह इस तरीके से गेट करता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही था, पार्ट 1 जो बायोलॉजी के रिगार्डिंग था। मैं और वीडियो आपके लिए जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।